Welcome to my YouTube channel. My name is Abhishek Kashyap, and this is the second lecture of teaching aptitude. So, in this video, we are going to discuss some important theories related to the teaching skills. The first theory is Bloom's taxonomy. Bloom taxonomy is a hierarchical framework developed by educational psychologist Benjamin Bloom in 1957 to classify educational learning objectives into levels of complexity and specificity. It was later revised in 2001 by a group of educators led by Lauren Anderson to make it more relevant for 21st century education. The original version of Bloom's taxonomy identified three main domains. Okay, so जो ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थी वो तीन मेन डोमेन्स पे बात करता था. कॉग्निटिव, जो आपका माइंड से रिलेटेड था. अफेक्टिव डोमेन, विच इज़ रिलेटेड टू योर इमोशनल बिहेवियर से जो डील करता था डोमेन. और लास्ट वन इज साइकोमोटर, जो आपका फिजिकल स्किल्स जैसे समवन इज़ गुड एट म्यूज़िक, जो गिटार अच्छा बजाता है, आर्टिस्ट है, ठीक है, वो उससे डील करता था. जो ज़्यादा इमोशनल बच्चे होते हैं, इमोशनल जिनका बिहेवियर ज़्यादा होता है ना. कॉग्निटिव ऑब्वियसली जो माइंड से डील करती थी अप्रोचेस, ठीक है. सो दीज आर द थ्री मेन डोमेन्स ऑफ इनिशियल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ठीक है. तो ओल्डर वर्जन जो है कॉग्निटिव डोमेन का, जो माइंड से डील करता है, उसमें सबसे पहले जो है एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, ये मैक्सिमम कई बार क्वेश्चंस इससे आ गया, जो 6 मेन जो आपके एलिमेंट्स है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के, वो उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग आती है, ठीक है. सबसे पहले जो है लोअर लेवल जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, ठीक है. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को इस तरह से समझो कि एक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है, एक पिरामिड है, ठीक है. एक पिरामिड है जिसके सबसे नीचा जो लेवल है वो है नॉलेज, या जिसको हम बोल सकते हैं रिमेम्बरेंस, कि हम कितना याद करते हैं, ठीक है. उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन आता है, टू अंडरस्टैंड एप्लीकेशन, जो आपने पढ़ी इन्फॉर्मेशन उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना. एनालिसिस, उसको समझना, विश्लेषण करना, ठीक है. सिंथेसिस, उसको क्रिएट करना उस नॉलेज को. इवैल्यूएशन क्या हो गया, लास्ट में जो भी आपका कोर्स ऑफ एक्शन है उसको जस्टिफाई करना, इवैल्यूएट करना, मूल्यांकन करना, ठीक है. तो ये है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की ओल्डर वर्जन है. उसके अकॉर्डिंग एक हायरार्की होती है, ठीक है. हायरार्की होगी ना, ये एक नीचे से ऊपर या लोअर हायरार्की, ये बोल सकती है डाउनवर्ड अपवर्ड हायरार्की है, ठीक है. तो जो रिवाइज्ड वर्जन था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, वो कब हुआ, 2001 में, बाय सम फेलोमेट्स ऑफ बेंजामिन ब्लूम्स, ठीक है. रिवाइज्ड वर्जन क्या बोलता है, रिवाइज्ड वर्जन कुछ नहीं, बस आपकी जो कुछ टर्मिनोलॉजी है वो चेंज की है और उनका ऑर्डर चेंज किया है, ठीक है. तो सबसे लोअर लेवल जो है वो क्या है, रिमेंबर, याद करना, ठीक है. सबसे नीचे क्या है, जैसा मैंने आपको बताया, सबसे नीचे क्या है, याद करना, ठीक है. ऑब्वियसली कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको पहले तो याद करेंगे हम लोग, ठीक है. उसके बाद उसको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, समझना, ठीक है. समझना हो गया. फिर अप्लाई करना, जो नॉलेज है उसको कैसे हम अप्लाई किया. आपने मान लो गाड़ी का मैनुअल याद कर लिया, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच याद कर लिया, उसका मैनुअल सारा समझ लिया, ठीक है. फिर आप उसको अप्लाई करोगे, आपको प्रैक्टिकल करोगे, फिर एनालिसिस करोगे. एनालिसिस क्या हो गया, विश्लेषण करोगे कि मैं कितनी अच्छी गाड़ी चला रहा हूँ, मुझ में क्या क्या कमी है, क्या क्या नहीं है. फिर उसको इवेलुएट करोगे. इवेलुएट मीन्स कि जस्टिफाई करोगे कि आप सिविक सेंस के साथ या रूल्स के साथ आप फॉलो कर रहे हो उस चीज़ को कि नहीं. लास्ट में हो गया क्रिएट का मतलब ये होगा कि आप उस चीज़ में तो गाड़ी चलाने में परफेक्ट भले ही हो गए, आप कोई गाड़ी चला रहे हो किसी कंपनी की, तो आप
ऑब्वियसली बी कंपनी सी कंपनी की भी सिमिलर मॉडल्स की या ऊपर नीचे की गाड़ी चला सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग आपने एक नॉलेज को पहले सीखा, याद किया, अप्लाई किया, इवेलुएट किया, उसके बाद क्रिएट किया। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, जो कि आपकी कॉग्निटिव माइंड से डील करता है। ठीक है, इसमें आपके सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हो जाती है। ठीक है, इसमें की चेंजेस क्या है नए वर्जन में, सिंथेसिस जो वर्ड था उसको रिप्लेस कर दिया क्रिएट वर्ड से, और इवैल्यूएशन का रिप्लेस कर दिया इवैल्यूएट से। ठीक है, तो बस ये ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए, ये दो तीन चेंजेस हुए। सेकंड लिटरेरी थियरीज आ गई हमारे पास, बिहेवियरिज्म। ओके, जैसा मैंने पहले भी बताया था, बिहेवियरिज्म क्या होता है, इज़ अ psychological and educational theory that focuses on observable behaviors rather than internal mental states like feeling, emotional or motivations. It posits that all behaviors are learned through interaction with environment through conditioning. ठीक है, ये मैंने पहले बताया था कि कंडीशनिंग क्या होती है। कंडीशनिंग के थ्रू जो है हमारा बिहेवियर डिटरमाइन करता है। मान लो किसी बच्चे की कंडीशनिंग बहुत बुरी फैमिली में हुई है, तो उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर कैसा होगा, गुस्से वाला होगा, चिड़चिड़ा होगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है कंडीशनिंग का। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस थ्योरी की, सबसे पहले तो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को देखते हैं। आप किसी बच्चों को देखोगे क्लास में, कोई शरारती है, उसका बिहेवियर शरारती है, या कोई सेंसिटिव है, या कोई गुस्से वाला है, या कोई प्यारा सा है। ठीक है, तो वो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्या होगी, ऑब्जर्वेबल, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, लर्निंग क्या है, बिहेवियर चेंज। ठीक है, कि उस बच्चे का बिहेवियर किस किस चीज़ों से चेंज होता है, क्या कंडीशंस है। और एनवायरनमेंट इसमें की रोल डिफाइन करता है। ऑब्वियसली अब मान लो किसी गर्म इन्वायरमेंट है, तो वहाँ के बच्चे कैसे होंगे, सुस्त होंगे, अगर ज़्यादा गर्मी है सुस्त होंगे, लेज़ी होंगे। ठीक है, डिजीनेस होंगे। अगर ठंडा एनवायरनमेंट है तो बच्चे शिवर करेंगे, ज़ुकाम होगा बच्चों को, उनका बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, तो एनवायरनमेंट एक की रोल प्ले करता है। ऑल बिहेवियर कैसा होता है, सब एक लर्नड बिहेवियर होता है, बहुत सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर से। ठीक है, ये तो ऑब्वियसली बात है, बिहेवियर जो इंसान का वो अप एंड डाउन चला रहता है। ठीक है, कांस्टेंट नहीं होता इंसान का बिहेवियर। सो मेन थिंकर्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो बिहेवियरिज्म में है, और आपके जो बिहेवियरिज्म के साथ साथ इनकी जो की टर्म्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो बहुत आती है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंकर इज इवान पावलोव, जिन्होंने कंसेप्ट दिया है क्लासिकल कंडीशनिंग का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, दैट हु गिव द कंसेप्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, दैट इज इवान पावलोव। फेमस एक्सपेरिमेंट कौन सा है इवान पावलोव का, डॉग्स सेलिब्रेटिंग एट द साउंड ऑफ बेल। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इवान पावलोव का एक्सपेरिमेंट क्या है। इवान पावलोव ने सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। इवान पावलोव ने ये मान लो डॉग है, ठीक है, ये एक बेल बना दी, और ये उसको ठीक है, तो इवान पावलोव ने क्या किया, उसने एक कुत्ता लिया सबसे पहले। ठीक है, उस कुत्ते को क्या किया, एक घंटी की आवाज़ सुनाई शुरू में। घंटी की आवाज़ जैसे ही सुनता, कुत्ता उसके पास आता, तो उसके बदले में उसको वो लालच देता खाने का, और उसके घंटी बजा के जैसे कुत्ता आता उसको रिवॉर्ड मिलता, उसको वो हड्डी देता या कुछ भी देता खाने को। ठीक है, तो वैसे वैसे उसकी कंडीशनिंग करते करते एक टाइम ऐसा आ गया कि कुत्ता जब भी किसी भी चीज़ की घंटी सुनता तो उसके माइंड में उसका थॉट क्या जाता कि घंटी मतलब खाना, घंटी मतलब खाना। ठीक है, तो ये जो उसका स्टिमुलाई था वो चेंज हो गया। पहले स्टिमुलाई क्या था उस डॉग के लिए, खाना जो था, वो खाना देख के उसके मुंह में पानी आता था, कुत्ते के मुंह में। ठीक है, हड्डी देख के उसके मुंह में पानी आता था। बट जैसे जैसे उसने इवान पावलोव ने उस हड्डी को रिप्लेस किया घंटी की साउंड से, मतलब घंटी बजा बजा के उसको खाना देता रहा, तो अब उस कुत्ते के मुंह में उसका स्टिमुलाई चेंज हो गया,
और कुत्ता बस घंटी की आवाज़ सुन के ही मुंह से लारे टपकाने लग जाता था। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट था इवान पेवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग से। तो उसने ये एग्जांपल देके ये बताया कि कैसे हम एक जानवर की कंडीशनिंग से हम उसका बिहेवियर बदल सकते हैं। ठीक है, जो मेन टर्म्स याद करो कि मेन ये भी याद करना कि इवान पावलोव की मेन टर्म्स कौन कौन सी थी। अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, कंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है, ये टर्म क्या डिफाइन करती है मैं आपको अभी समझाता हूँ। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपके स्टिमुलस में, अगर आपका स्टिमुलाई को देख के कोई इमेज क्रिएट नहीं होती है जानवर की, तो उसका रिस्पॉन्स भी कैसा होगा, वो स्टिमुलाई जो होगा उसको हम अनकंडीशनल स्टिमुलाई बोलेंगे। ठीक है, अनकंडीशनल स्टिमुलाई बोलेंगे, और रिस्पॉन्स भी कैसा होगा, अनकंडीशनल होगा। अगर उस स्टिमुलस को देख के कुत्ते के किसी जानवर के दिमाग में उस चीज़ की इमेज क्रिएट हो रही है और वो कोई रिस्पॉन्स दे रहा है उस चीज़ को देख के, तो वो कंडीशनल स्टिमुलस हो गया और उसका रिस्पॉन्स भी कैसा होगा, कंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, कंडीशन से याद रखो, कंडीशन था ना, शर्त है, कुछ मतलब कंडीशनड है, उसमें कुछ कंडीशंस है, कुछ रूल्स को फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट की थिंकर जो है वो है जॉन बी वैटसन। फाउंडिंग फिगर है बिहेवियरिज्म थियरी के, और इसने ही एक्चुअली टर्म कॉइन की थी बिहेवियरिज्म। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि वो कॉइन द टर्म बिहेवियरिज्म, दैट इज जॉन वॉटसन। डिक्लेयर्ड साइकोलॉजी शुड स्टडी ओनली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। उनका फेमस एक्सपेरिमेंट है लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, जैसे सेम पावलोव ने कुत्ते पे किया था, डॉग पे, इवान पावलोव पे और वॉटसन ने किस पे किया, एक छोटे 9 महीने के बच्चे पे। ठीक है, ह्यूमन पे, टू जस्ट जस्टिफाई टू प्रूव दी थियरी ऑफ बिहेवियरिज्म। ठीक है, उसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए लिटिल एल्बर्ट नाम का एक्सपेरिमेंट किया था जॉन बी वैटसन ने, और उसने टर्म कॉइन की थी बिहेवियरिज्म। ये फाउंडिंग फिगर है आपके बिहेवियरिज्म थियरी का। ठीक है, तो बिलीव्ड इन एक्सट्रीम, वॉटसन का मानना क्या था, एक्सट्रीम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ठीक है, जो एक्सट्रीम एनवायरमेंट है वही आपके जो बिहेवियर है को वो डिटरमाइन करता है। ठीक है, और उसका फेमस लाइन है या कोट है, ये एग्जाम से भी कई बार आ जाती है। ठीक है, उसने बोला था, गिव मी अ डजन हेल्दी इन्फेंट्स एंड आई विल गारंटी टू टेक एनी वन एट रैंडम एंड ट्रेन हिम टू बिकम एनी टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट आई माइट सेलेक्ट। ठीक है, तो इतना मतलब उसकी जो स्टेटमेंट थी, उसने इतना कॉन्फिडेंट था अपनी थियरी से, तो वो बोलता था कि मुझे कोई बच्चा दे दो और मैं उसको ट्रेन कर लूँगा अपने हिसाब से और उसको हर टाइप का स्पेशलिस्ट बना सकता हूँ। नेक्स्ट जो फिगर है इन बिहेवियरिज्म वो है बी एफ स्किनर। बी एफ का एक ऑपरेंट कंडीशनिंग या ऑपरेशनल कंडीशनिंग के नाम से फेमस कंसेप्ट है। ठीक है, ऑपरेशनल कंडीशनिंग किसने दी है, बी एफ स्किनर ने, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बिहेवियरिस्ट इन एजुकेशन। फोकस किस पे किया उसने, हाउ कॉन्सिक्वेंसेस शेप वॉलंटरी बिहेवियर। ठीक है, मतलब जो परिणाम है वो कैसे आपके बिहेवियर को, रिजल्ट्स हाउ चेंज करते हैं बिहेवियर को। पर होता है ना, बुरे काम का गलत नहीं चीज़, तो वैसे ऑटोमेटिकली बिहेवियर चेंज हो जाएगा आदमी का। गलत काम करने से पहले जो है वो 10 बार सोचेगा। ठीक है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, भले ही बहादुर आदमी है, बट अगर हम बोलेंगे उसको कि गलत काम कर, बट उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। इसके बारे में बात की बी एफ स्किनर ने, और बी एफ स्किनर का फेमस कंसेप्ट है री एनफोर्समेंट और पनिशमेंट। री एनफोर्समेंट हम इसको मोटिवेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, मोटिवेशन कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, और ये मोटिवेशन क्या है, ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा बिहेवियर को। पॉजिटिव कैसे मोटिवेशन होगा, एडिंग अ प्रेजेंट स्टिमुलस। क्या आपको एक स्टिमुलाई क्या होता है, बेसिकली जो आपके अंदर एक स्पार्क या कोई चीज़, किसी चीज़ को देख के आप उत्तेजित होते हो या सक्रिय होते हो। ठीक है, उसको स्टिमुलाई बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो आपको एक प्लीजेंट स्टिमुलाई दे दिया, मतलब आप बच्चा एग्ज़ाम में पास हो गया तो उसको रिवॉर्ड के लिए आईफोन दे दिया। ठीक है, तो उसका आईफोन क्या है, स्टिमुलाई है, जिसको देख के वो खुश हो जाएगा और आगे और पढ़ेगा। नेगेटिव स्टिमुलाई क्या है
कि तेरे को नहीं, अगर तू फेल हुआ तो तेरे को आईफोन नहीं मिलेगा और वो पढ़ने लग जाएगा, ठीक है। उसको इस बात का डर रहेगा, फियर हो गया ना, फियर पॉजिटिव रहेगा। प्रेशर जो होता है, फियर या प्रेशर बोल लो, एग्ज़ाम प्रेशर, ठीक है, इसमें बच्चे पढ़ते भी है कई और कई नहीं भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, री इन्फोर्समेंट और मोटिवेशन हो गया अकॉर्डिंग टू बी एफ स्किनर। फिर पनिशमेंट क्या करती है, बिहेवियर जो है वो डिक्रीज़ करती है। पनिशमेंट क्या हो गया कि डांटना हो गया, पॉजिटिव में बोल सकते हैं हम डांटना। वैसे डांटना अगर एक लिमिट तक डांटे तो वो डांटना है, अगर ज़्यादा हो गया तो फिर वो नेगेटिव में आ गया। और नेगेटिव पनिशमेंट क्या होगी, रिमूविंग अ प्रेजेंट स्टिमुलाई, मतलब उसकी सारी प्रिविलेज ही ले लिया आपने, उसको बच्चे को बंद कर दिया कमरों में, फ़ोन ले लिया, सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर लिया। तो ये नेगेटिव आपकी नेगेटिव एस्पेक्ट्स है ऑपरेशनल कंडीशनिंग का अकॉर्डिंग टू बी एफ स्किनर, ठीक है। उसका एक्सपेरिमेंट है एक स्किनर बॉक्स के नाम से, जिसने उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया था जानवरों पे बेसिकली, ठीक है, उसके बिहेवियर को जानने के लिए। अब अगर एक बक्से में उसने मान लो खरगोश रख दिया, ठीक है, खरगोश रख दिया, तो अगर पिंजरा छोटा होगा, जालीदार जा होगा, तो ऑब्वियसली उसके बिहेवियर में चेंज आएगा, चिड़चिड़ा होगा, आक्रामक होगा, भले ही जितना भी प्लीजेंट जानवर हो, ठीक है। तो कैद में जानवर कैसा रहेगा, अग्रेसिव रहेगा, ठीक है। तो ये उसके एक्सपेरिमेंट्स थे बी एफ स्किनर के। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थिंकर है वो है एडवर्ड थोरंडिक, ठीक है, वो बाद में आए। इसका एक कंसेप्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट। वो क्या बोलता है कि बिहेवियर्स फॉलोड बाय सेटिस्फाइंग consequences are more likely to be repeated. Those followed by unpleasant consequences are less likely to be repeated. This led to groundbreak for Skinner's operant conditioning. ठीक है, जो इसका काम था, इसने स्किनर को कि ऑपरेशनल कंडीशनिंग जो कंसेप्ट था उसमें काफ़ी हेल्प की लॉ ऑफ इफेक्ट ने। जो किसका कंसेप्ट है, थोरंडी का। वो क्या बोलता है कि जो हमारे सेटिस्फाइंग बिहेवियर होते हैं, इंसान जो मतलब कि प्लेजर वाले पल है वो ज़्यादा याद रखता है रैदर देन की पेनफुल वाले, ठीक है। मतलब प्रेफर वही करता है कि पेनफुल वाले जो एक्सपीरियंस हो हमारे साथ ना हो, ठीक है, अनप्लीजेंट चीज़ें हमारे साथ ना हो, हमारे साथ सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो, ठीक है। तो ये लॉ इफेक्ट है। इफेक्ट क्या करता है, इंसान को अच्छी। नेक्स्ट जो हमारे इसकी चीज़ है दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ दिस थियरी। इस थियरी की लिमिटेशन क्या है कि इस थियरी की बिहेवियरिज्म की। तो बिहेवियरिज्म एक कॉग्निशन को इग्नोर करती है। कैसे, डिसमिस इंटरनल प्रोसेस लाइक थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। मतलब ये एक इंसान के दिमाग साइकी को ज़्यादा डील नहीं करती, ये बस उसके जो बिहेवियर है। बिहेवियर क्या है, बिहेवियर ऑब्जर्वेबल होते हैं, ठीक है। मतलब बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर की दिमाग में क्या हलचल है उसको इंसान जज नहीं कर सकता विदाउट एनी इक्विपमेंट, ठीक है। साइकोलॉजी को विदाउट एनी इक्विपमेंट हम सिर्फ फिजिकल फीचर, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अकॉर्डिंग ही जज कर पाते हैं। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है इस थियरी की। दूसरा क्या है, मैकेनिस्टिक व्यू, ट्रीट लर्नर्स एज पैसिव, रिएक्टिव बिगिंस रेदर देन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। तो लर्नर्स को क्या बोलता है कि पैसिव है। पैसिव कैसे, पैसिव तो होगा ही। अब इसमें ये क्या हो गया, टीचर सेंटर्ड। ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच की बात कर रही है थ्योरी, कि टीचर ही सारी नॉलेज शेयर करेगा स्टूडेंट को। फिर स्टूडेंट का रोल क्या हो गया, पैसिव, ठीक है। और टीचर का क्या हो गया इसमें, एक्टिव। ओवर सिंप्लीफिकेशन, स्ट्रगल्स टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स लर्निंग लाइक लैंग्वेज एक्विजिशन, क्रिएटिविटी, सोशल लर्निंग विदाउट रीएनफोर्समेंट। ओवर सिंप्लीफिकेशन इस थ्योरी की एक लिमिटेशन है, जो कि क्या बोलती है कि कॉम्प्लेक्स चीज़ें जैसे लैंग्वेज एक्विजिशन, कि लैंग्वेज को कैसे एक्वायर होती है वो उसको एक्सप्लेन करने में फेल होती है ये थ्योरी। और सोशल लर्निंग, उसको सोशल लर्निंग जैसे हमने बताया कि ये जो सोशल लर्निंग कंसेप्ट है ये कंस्ट्रक्टिविज्म में आ जाता है ना। कंस्ट्रक्टिविज्म, इसके बाद जो थ्योरी आती है कंस्ट्रक्टिविज्म, उसमें ये बताया है कि सोसाइटी से ज़्यादा नॉलेज गेन करता है लर्नर रेदर देन की क्लासरूम में, ठीक है। फिर एथिकल कंसर्न,
ठीक है। सोशल कंस्ट्रक्टिव जो थियरी आ जाती है वो बात करता है एथिकल कंसर्न की। अब ये इसकी लिमिटेशंस है जो आगे 2 थियरीज में कवर हो जाती है, बिहेवियरिज्म की लिमिटेशंस। नेक्स्ट जो थियरी है दैट इज कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ मेजर थियरी ऑफ लर्निंग दैट आर्ग्यूज humans actively construct their own knowledge and understanding of the world through experiences, ये main है, reflecting on those experiences. It contrasts sharply with behaviorism by focusing on internal mental processes and learners active role। ठीक है, इसमें learners का active role रहता है। क्यों? क्योंकि learner जो है वो खुद नॉलेज को क्रिएट कर रहा है, नॉलेज को खुद क्रिएट कर रहा है लर्नर। क्यों कर रहा है? ऑब्वियसली जो ड्रॉबैक थे बिहेवियरिज्म के ड्रॉबैक क्या थे कि लर्नर जो है अपनी नॉलेज खुद क्रिएट नहीं करता और मेंटली जो इनर साइकी है उससे डील नहीं करता और सोशल इंस्ट्रक्शन कम होती है। तो उससे डील किस थियरी में हो रही है? अच्छे से कंस्ट्रक्टिविज्म में, जिसमें लर्नर का क्या है? एक्टिव रोल है। मेन फीचर क्या है कंस्ट्रक्टिविज्म के? एक्टिव लर्निंग होगी, प्रायर नॉलेज इस फाउंडेशन। ठीक है, एक्टिव लर्निंग तो होगी जब लर्नर खुद ग्राउंड में जाके सीख रहा है। प्रायर नॉलेज इज फाउंडेशन। अब मान लो कोई लर्नर यहाँ से शिमला से कहीं आउटर स्टेट जा रहा है तो उसको इतनी नॉलेज तो होगी कि बस में कैसे जाना है, कुछ जाना है, तो उसके पास थोड़ा सा प्रायर नॉलेज होती है। अब मान लो दिल्ली जा रहा है तो उसके पास ये नॉलेज तो होगी कि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपका ये रहता है। फिर सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट, इसके बारे में उसको नॉलेज होती है। मान लो शिमला का बंदा कोई किन्नौर चला गया तो उसको पता है कि किन्नौर इज़ अ ट्राइबल एरिया, तो वहाँ पे कैसे जाएगा, ठंडा है, तो उसके कल्चर के बारे में उसको पहले से ही पता होगा। मीनिंग इज़ पर्सनल मीनिंग से हमारा क्या मतलब है कि उसको पता होगा कि जो चीज़ें सीखेगा, ठीक है, तो वो उसके पर्सनल है ना, उसके साथ कोई और तो नहीं सीखेगा। ठीक है। द रोल ऑफ टीचर शिफ्ट फ्रॉम दी, अब इसमें जो रोल है वो उसका मतलब एक गाइड ऑन दी साइड वाला जो रोल है टीचर्स का, मतलब कि टीचर एक कंपेनियन की तरह रोल करेगा, एक साथी, एक दोस्त की तरह जो है इसमें रोल रहेगा टीचर्स का। की थिंकर्स है कंस्ट्रक्टिविज्म के कौन कौन से? जीन पेजेट जो सबसे पहले है, जिन्होंने कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की है। की कंसेप्ट समझ लेते हैं और की वर्ड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट, और राइट डाउन भी कर लो कि ये एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। स्कीमेटा कंसेप्ट दिया है जीन पेजेट ने, जिसका मतलब है मेंटल मॉडल। ठीक है, मान लो ये माइंड है जिसको उसको टर्म दिया स्कीमेटा, है ना। एसिमिलेशन क्या होगा? फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमेटा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन मॉडल भी बोल सकते हैं इसको, इन्फॉर्मेशन मॉडल भी बोल सकते हैं, या माइंड मॉडल, या नॉलेज मॉडल बोल दो। हमारा दिमाग नॉलेज भी तो है, नॉलेज ही तो बना है। ठीक है, और इसमें क्या है? फिटिंग, हम न्यू नॉलेज को फिट कर रहे हैं। ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया? एसिमिलेशन बोल दिया, न्यू नॉलेज को फिट करना। एग्जिस्टिंग स्कीमेटा में ये पहले से ही नॉलेज एग्जिस्टिंग कर रही है ना। ये मान लो किसी कोई न्यूट्रल आइडियोलॉजी का बंदा है, इसको जो है न्यू आइडियोलॉजी इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हमने क्या बोल दिया? एसिमिलेशन बोल दिया। ठीक है, अपनी इसके पास भले ही कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी होगी। अकोमोडेशन क्या हो गया? चेंजिंग स्कीमेटा टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन, इसको थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहना, अकोमोडेशन, इसमें जगह बनाते रहना नई नॉलेज के लिए, वो अकोमोडेशन हो गया। इक्विलिब्रियम क्या हो गया? इन दोनों का तालमेल, है ना, एसिमुलेशन का और इसका। मतलब ये ना हो कि नॉलेज इतनी ज़्यादा थोप दी कि जगह ही नहीं है दिमाग में, नॉलेज दिए जा रहे और वो बंदा ग्रैस्प ही नहीं कर रहा है। तो इसका जो इक्विलिब्रियम, संतुलन बनाना, उसको नाम दिया है इक्विलिब्रियम, द बैलेंस बिटवीन एसिमुलेशन एंड अकोमोडेशन। ठीक है, तो ये है आपके जीन पेजेंट का मेन कंसेप्ट। ठीक है, फिर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करता है जीन पेजेंट। क्या बोलता है कि उसने एक यूनिवर्सल सीक्वेंशियल स्टेट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब एक आदमी की जो चेतना का विकास है उसके बारे में उसने बताया कि सबसे पहले तो सेंसरी मोटर है, कि बच्चा जो है सबसे पहले हाथ पाँव टच करने से सब सीखता है, चलना फिरना ये सीखता है। फिर प्री ऑक्यूपेशनल चीज़ें होती है, मतलब कि जो थोड़ी थोड़ी प्रोसेस है वो ग्रेस्प करना शुरू कर देता है, चाहे वो लैंग्वेज हो, कल्चर हो, कुछ भी हो। फिर एक कॉन्क्रीट उस पर आ जाता है। कॉन्क्रीट इस पे कैसे आता है? मान लो एक बच्चा कहीं ट्राइबल एरिया में पैदा हो गया, सबसे पहले तो चलना वगैरह सीखेगा, ऑब्वियसली बात है, फिर उसके कल्चर वगैरह सीखेगा। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल क्या हो गया कि
वो जैसे बड़ा होगा तो उसके बिहेवियर में भी वैसी चीज़ें आ जाएगी। कॉन्क्रीट मतलब उसके जो डे टू डे लाइफ में जो ट्राइबल कल्चर जो है रिफ्लेक्ट करेगा। और लास्ट में क्या होता है, फॉर्मल ऑपरेशन, मतलब कि फिर वो पूरा गेटअप, ड्रेसिंग सेंस से लेकर खाना पीना, शादी ब्याह वगैरह सब उसी चीज़ को फॉलो करके करेगा। ठीक है, तो ऐसे जो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे लर्निंग में यही होता है ना, फ्रॉम इन्फेंट टू अडल्ट हम ऐसे ही सब चीज़ें सीखते हैं, ऐसे ही हमारे चेतना का विकास होता है। ओके, नेक्स्ट की थिंकर है वेगोत्स्की। लेव वेगोत्स्की क्या बोलते हैं, फंडामेंटल रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक, की कंसेप्ट याद रखो। वेगोत्स्की ने क्या बात की है, सबसे पहले की है, एक लर्नर है, उसका एक अपना ZPD होता है, मतलब जोनर ऑफ प्रैक्टिकल डेवलपमेंट। इसमें मतलब एक मेरे, मान लो मैं ही हूँ, मेरे पास इतनी नॉलेज है, जो मेरा वो नॉलेज वाला जोन है वो ZPD है। ठीक है, ZPD है। अब मुझे और नॉलेज लेनी है, तो उसको क्या टर्म दे दी वेगोत्स्की ने, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, एनीवन विद ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, जैसे मान लो मेरे सर है या गाइड है या टीचर है, प्रोफेसर है, कोई भी है, मैं उनसे नॉलेज ले रहा हूँ फिर। ठीक है, ये मेरी अपनी नॉलेज होगी, ये उनसे नॉलेज होगी। फिर आता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग मतलब सपोर्ट। मान लो हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, तो हम इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, हिंदी भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, लैंग्वेज कल्चर भी है, शिमला से कल्चर है, तो वो सब इन चीज़ों का सबका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बताया है वेगोत्स्की ने कि एक लर्नर का अपना एक जोन होता है जिसमें वो सब कुछ चीज़ें सीखता है, और उसको और चीज़ें सीखने के लिए MKO में जाना पड़ता है, और MKO को सपोर्ट करता है स्कैफोल्डिंग सिस्टम। ठीक है, ये बात बता रहा है, कल्चर प्रोवाइड्स लैंग्वेज विच शेप्स थॉट इटसेल्फ। ओके, अब पहाड़ी लैंग्वेज है तो पहाड़िया उसमें अपना एक असेंस टू इस कल्चर तो होगा, प्राइड होगा अपने कल्चर के लिए। ठीक है, तो वो आपका स्कैफोल्डिंग चीज़ का काम करती है ना। जैसे कोई पंजाबी है तो वो अपनी लैंग्वेज पे प्राउड फील करते हैं, पहाड़ी है अपनी लैंग्वेज पे प्राउड फील करते हैं, तो एक सपोर्ट, एक बूस्ट मिलता है। नेक्स्ट जो की थिंकर है वो जॉन डेवी। जॉन डेवी का कंसेप्ट है pragmatism और experience, advocated for experiential hands-on learning connected to real life problems. He saw education as a social process and school as a miniature community where students learn by doing or reflecting. जॉन डेवी का क्या मानना था कि स्टूडेंट है या लर्नर है, वो अपने एक्सपीरियंस से तो सीखता ही है, साथ में जब तक उस चीज़ को खुद मतलब प्रॉब्लम सॉल्व ना करे, उन जो चीज़ सीखी उसने, स्किल्स सीखे, उन चीज़ों से खुद को जब प्रॉब्लम सॉल्व करेगा रियल वर्ल्ड में, तब जाके जो है वो एक अच्छी एजुकेशन जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो लास्ट इसमें जेरोमी बर्नर, जिसने कंसेप्ट था डिस्कवरी लर्निंग और स्पाइरल करिकुलम की बात की है। डिस्कवरी लर्निंग क्या होगी कि कोई, और स्पाइरल करिकुलम की बात करता है जेरोमी बर्नर। स्पाइरल करिकुलम क्या बोलता है कि जो कोर आइडिया है, मतलब बेसिक समझो आप, जो बेसिक है पहले जो लर्नर है वो क्लियर करता है, फिर स्पाइरल की तरह घूम घूम के उसके बाहर का पढ़ के, उसके रिलेटेड फील्ड्स पढ़ के, फिर वापस उसी में चीज़ में आता है। ठीक है, मान लो एक शुरू में इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं स्कूल में, फिर इंग्लिश ग्रामर सीखते सीखते एक बंदा PhD कर रहा है, और PhD ग्रामर में क्या होता है, बेसिक होता है ना, बेसिक वॉवल्स, सेंटेंस, वर्ड्स एट्सेट्रा। PhD करते जब वो थीसिस लिखता है या सेंटेंस लिखता है, तो फिर वो वापस उसी चीज़ में जाता है। ठीक है, तो एक स्पाइरल की तरह, एक गोल बिंदु की तरह जो है चीज़ें वर्क करती है। ये जेरोमी बर्नर का कंसेप्ट है। डिस्कवरी लर्निंग तो होगी, क्योंकि वो ग्रामर से जब बाहर जा रहा है, खोज कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, तो डिस्कवरी तो होगी। ठीक है, मैं जस्ट, ये तो एग्जांपल है, बट इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही है। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के जो बारे में जो बचता है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।